स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और पॉजिटिव साइकोलॉजी की इस क्लास में आज हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ रेजिलियंस के बारे में। इससे पहले अब तक पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड कई वीडियोस आ चुके हैं। तो अगर आपके सिलेबस में पॉजिटिव साइकोलॉजी का पेपर है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में पॉजिटिव साइकोलॉजी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर ऑफ रेजिलियंस के बारे में, जहाँ पर रिविक और सेट ने इसके 5 प्रमुख कारक बताए हैं। पहला है संवेग नियमन। अब संवेग नियमन होता क्या है? तो संवेग नियमन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगा लेंगे इसको हल्का सा। संवेग नियमन दबाव की परिस्थिति में शांत रहने का, दबाव की परिस्थिति में शांत रहने पाने का गुण है। अब इसको अगर आप अपनी लाइफ से कोरिलेट करके देखेंगे, लाइफ से जोड़ कर देखेंगे, तो आप देखिए कई बार आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती होगी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे। जैसे गुस्सा है या डर है या प्रेम है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे और ये आपके ऊपर हावी हो जाते होंगे। तो इनसे कई बार होता क्या है, जब ये आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जो आपके पारस्परिक संबंध है वो खराब हो जाएंगे। अगर आप इनको रेगुलेट कर पाते हैं तो पारस्परिक संबंध को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। समझ में आ रहा है? संवेग नियमन इनको बनाए रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि संवेग नियमन दबाव की परिस्थिति में शांत रह पाने का गुण है। और संवेग अपने संवेगों को आत्म नियमन कर पारस्परिक संबंधों को बनाए रखने में सहायक होता है। अब देखिए, जो लोग संवेग नियमन नहीं कर पाते हैं उनके साथ क्या होता है, वो अपने क्रोध पर, अपनी उदासी, चिंता, इन सब पर उनका नियंत्रण नहीं हो पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप हैं और आपको कोई फ्रेंड है, बात कर रहे हैं और उसकी कोई बात आपको बुरी लग गई। अब आप इतना एग्रेसिव हो गए, इतना गुस्सा आ गया आपको कि आपने उसको भी कुछ अपशब्द बोल दिए, बदले में उसने आपसे कुछ अपशब्द बोले। तो क्या हो गया? तो जो यहाँ पर बात की गई थी, किसकी बात की गई थी यहाँ पर? संबंधों की, पारस्परिक संबंध। तो यहाँ पर पारस्परिक संबंध क्या हो गया? पारस्परिक संबंध बिगड़ गया। तो अब फिर ऐसे टाइम पे होगा क्या? ऐसे टाइम पे फिर परिवार के लोग से, समाज में, कार्यालय में फिर ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है जो कि अपने संवेगों पर नियंत्रण ना रख पाए, अपने संवेग को नियमन ना कर पाए और बात बात पर, छोटी छोटी बात पर भी वो भड़क जाए। लेकिन एक चीज और भी है, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी चीज की अति सही नहीं होती है। अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज को करते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया है कि अपने संवेगों पर संपूर्ण नियंत्रण रखना भी अच्छा नहीं होता है। अब जैसे आप को कोई बहुत कुछ बोलते जा रहा है और फिर भी आप एकदम शांत हो, तो फिर वो सामने वाला उसका फायदा उठा सकता है और हर बार फिर वही हरकतें करेगा। ठीक है? तो इसलिए बोला गया है कि संवेग पर नियंत्रण रखना जरूरी है, लेकिन संपूर्ण नियंत्रण, कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो। डर भी आ रहा है, सब लोग डर के वजह से एकदम परेशान है, लग रहा है कि अभी सबको हार्ट अटैक हो जाएगा और आप चुपचाप बैठे हो, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो वो चीज भी सही नहीं होती है। यहाँ पर बताया गया है कि क्योंकि ऐसा करने पर जीवन सूना हो जाता है। जो हमारा लाइफ है वो एक, उसमें एम्प्टीनेस आ जाता है। लेकिन संवेगों की गुलामी तन्यकता में बाधक होती है। वही चीज अभी जो ऊपर बताया गया कि अगर आप अपने संवेगों को एकदम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जैसे भी कोई थोड़ा सा संवेग आया, जैसे आपको किसी के प्रति प्यार आया, तो आप एकदम उछल कूद के उसको प्यार जताने लगे। और जैसे ही थोड़ा सा उसकी बातें बुरी लग गई तो वहां पर भी आप एकदम एग्रेसिव हो गए। तो संवेगों की गुलामी तन्यकता में बाधक सिद्ध होती है। ठीक है? अब संवेगों को नियमित कर पाने की विफलता के कारण वही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है कि व्यक्ति में उदासी, चिंता, ये इन सब भाव में वो उलझा रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना भी वो ढंग से नहीं कर पाता है। तो पहला जो आपका फैक्टर था संवेग नियमन, उसमें आपने क्या देखा कि
व्यक्ति को अपने संवेगों का नियमन करना आना चाहिए। उसे संवेग नियमन करके, मतलब जो व्यक्ति है वो अगर संवेग नियमन करता है तो उसके पारस्परिक संबंध अच्छे होंगे, और वो समाज में, परिवार में एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और बताई गई कि संवेगों पर संपूर्ण नियंत्रण रखना भी सही नहीं होता है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं आवेग नियंत्रण। काफी कुछ ये संवेग नियंत्रण से ही संबंधित है। आप देखोगे तो ये संवेग से एक स्टेप पहले की बात है। जब जैसे आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आ गई कि अरे आपको तो उस पर्सन ने गाली दी है, अब तुरंत क्या होता है, एकदम अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ गई, या आप एकदम हाइपर हो गए कि अच्छा मुझे गाली दिया है, चलो देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि आपको अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं है। आवेग नियंत्रण का मतलब कि जैसे मान लो उसने बोला, तो आप उस चीज की सच्चाई को जानने की कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो, तो इसका मतलब कि आप अपने आवेग पर नियंत्रण रख रहे हो। लेकिन अगर जैसे कोई इंफॉर्मेशन आई तुरंत आप उसके प्रति रिएक्ट करने लगोगे, तो वो कहलाएगा कि आपका अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं है। वही चीज यहाँ पर बताई गई कि संवेग नियमन और आवेग नियंत्रण ये काफी सिमिलर है। आवेग किसी क्षण अपनी अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों की तात्कालिक पूर्ति रूपी व्यवस्था की अनुभूति जैसी दशा होती है। थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा टफ हो गया है, इसको समझे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कि आवेग किसी क्षण अपनी अभिप्रेरणाओं एवं संवेगों की तात्कालिक पूर्ति रूपी व्यवस्था की अनुभूति दर्शाता है। मतलब जैसे आप किसी चीज के लिए मोटिवेट हो गए कि मुझे पढ़ना है, और आपने कोई वीडियो देखा और आप एकदम एक्साइटेड हो गए, या कोई सिचुएशन आई घर में कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो नाकारा हो, निकम्मे हो, या ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और किसी ने आके आपके घर वालों को कुछ बोला। अब वहां पे आप एकदम एक्साइटेड हो गए कि इसने कैसे बोल दिया, अब तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, और तुरंत आप जाके बैठ के पढ़ने लगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, ये आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये आवेग की वजह से ऐसा है। और ऐसी कंडीशन में आपने खुद देखा होगा कि वो जो एक आप एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन थी वो ज्यादा देर तक नहीं रहती है। कुछ समय बाद वो अपने आप फिर से वापस नॉर्मल या नॉर्मल से भी नीचे पहुंच जाते हो। वही चीज गुस्से में भी होता है। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, तो तात्कालिक पूर्ति होती है, मतलब तुरंत उसको रिएक्ट कर देते हो। जहां पर हम तुरंत रिएक्शन करते हैं वो फिर वो आवेग होता है। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आवेग नियंत्रण भी आना चाहिए। और इसके लिए जो डेनियल गोलमैन थे जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में काफी कुछ बताया, तो वो बताते हैं कि आवेग नियंत्रण को संवेगात्मक बुद्धि में सम्मिलित किया गया है। कि आपको अपने जो इम्पल्सिव बिहेवियर है उसको मैनेज करना आना चाहिए। इस पे वीडियो अवेलेबल है, संवेगात्मक बुद्धि, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखना चाहें तो संवेगात्मक बुद्धि बाय डॉक्टर अभिषेक सिंह सर्च करके चैनल पर देख सकते हैं। तो आवेग नियंत्रण ना होने पर क्या होता है, आवेग नियंत्रण अगर नहीं होगा तो व्यक्ति आसानी से क्षमा याचना कर सकता है। अब आपको लग रहा होगा अच्छा, मतलब आवेग नियंत्रण नहीं है तो आदमी आसानी से क्षमा मांग लेगा, ये तो उल्टी बात हो गई। लेकिन इसकी अगली लाइन देखिए, क्या बताया गया कि आवेग नियंत्रण नहीं होने पर, अगर आपके अंदर नियंत्रण नहीं है, मान लीजिए कि आपको कोई पर्सन है उसके अंदर नियंत्रण नहीं है, इम्पल्स कंट्रोल नहीं है, तो वो एक टाइम पर तो क्षमा मांग लेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले ही क्षण वो सामने वाले व्यक्ति को पुनः आहत कर सकता है। कि जैसे अभी आपको, अभी हाँ ठीक है तो तुम सही कह रहे हो, मैं मान गया तुम्हारी बात, फिर पता चला सामने वाला कोई बात बोला और तुरंत फिर आप अग्रेसिव हो गए, अच्छा तुमने फिर ऐसे बोल दिया। तो अगर आवेग नियंत्रण नहीं है तो एक बार को पर्सन क्षमा भी मांग सकता है, उसको महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही अगली पल उसको फिर लगेगा कि सामने वाला कुछ उल्टा बोल रहा है, तो फिर वापस वही बिहेवियर कर देगा। और आवेग नियंत्रण पाने के लिए व्यक्ति को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम स्वयं की विशेषताओं और कमियों को समझना चाहिए। कि आपके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन कौन से वीकनेस है, इन सब चीजों को आपको समझ में आना चाहिए।
ठीक है। आगे बताया गया आवेग नियंत्रण के अभाव में व्यक्ति कोई भी नया काम या संबंध त्वरित रूप से स्वीकार कर सकता है। जैसे आवेग नियंत्रण नहीं है आपको, किसी ने कुछ काम दिया, हाँ हाँ मैं कर दूंगा, एकदम वो कह सकते हो कि एक्साइटमेंट में आके। इसको इम्पल्स को एक दूसरे वे में देखें तो ये एक्साइटमेंट वाली सिचुएशन है, कि एक्साइटमेंट में आके आप किसी के बहुत क्लोज हो गए कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा बहुत अच्छा हूँ, या तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और अगले पल वो दुश्मन भी बन जाता है। और ऐसे में आदमी जल्दी नए काम भी लेता है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो ये चीजें होती हैं। फिर नेक्स्ट देखें, आशावादिता, ऑप्टिमिस्ट। आशावादिता क्या है? आशावादिता अर्थात यह विश्वास कि अंततः अच्छा परिणाम घटित होगा, ये रेजिलियंस में सहायक सिद्ध होता है। जो ऑप्टिमिज्म रहना, मतलब हमेशा इस होप के साथ रहना कि लास्ट में तो सब कुछ सही हो ही जाएगा, और अगर सही नहीं हुआ है तो यानी वो अभी एंड नहीं आया है। जिसे एक मूवी आई थी, ओम शांति ओम, जिसका डायलॉग क्या था कि लास्ट में वापस सब कुछ सही हो जाता है, और अगर सब कुछ सही नहीं हो रहा है तो यानी ये लास्ट है ही नहीं। तो आस्थावादिता के माध्यम से व्यक्ति में यह विश्वास विकसित होता है कि वह प्रतिकूल दशाओं में व्याप्त चुनौतियों का सामना कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा होपफुल रहना चाहिए, हमेशा आशावादी रहना चाहिए, और हर सिचुएशन को हंसते हंसते उसको सामना करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम भी बीत जाएगा। तो आशावादिता और आत्म प्रभावशीलता प्रायः एक साथ चलते हुए देखे जाते हैं। अब आत्म प्रभावशीलता भी हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर है। पहले उससे पहले देखते हैं एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? दो वर्ड होता है, एक होता है आपका सिंपैथी, और एक होता है आपका इम्पैथी। तो इम्पैथी को देखते हैं, जब हम स्वयं को दूसरे लोगों के स्थान पर रखकर उनकी इच्छाओं, अनुभूतियों, विचारों, पीढ़ी आदि, सॉरी पीड़ा होना चाहिए, यहाँ पे पीड़ा लिखा है, इसको पीड़ा कर लेंगे, पीड़ा आदि का अनुभव कर पाते हैं इस तरह से जैसे कि वह सब हमारे अपने विचार, अनुभूति आदि हैं। तो आपके उस वहाँ पर आप एम्पैथी प्रकट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे थोड़ा सा अ, अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, कि जैसे आपके फ्रेंड का, आप या फ्रेंड की ब्रेकअप हो गए हो, ठीक है, आपके फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया हो, और वो आया हो आपके सामने बहुत दुखी कि यार मेरा ब्रेकअप हो गया यार, वो मुझे छोड़ के चली गई या वो मुझे छोड़ के चला गया। तो अगर आपका पहले कोई रिलेशन नहीं रहा है और आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप वहां पर क्या करोगे? आप वो चीजें बताओगे कि हाँ ठीक है यार, हो जाता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं यार, तो अपने आप को संभालो। वो सिंपैथी है, वो सहानुभूति है। सह- क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर आपने उस चीज को कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो आप उसके दर्द को समझ ही नहीं पाओगे कि हाँ वो किस दर्द से गुजर रहा है। या लाइक आपके दांत में, आपके फ्रेंड आया, उसके दांत में दर्द हो रहा है, तो अब वो बोला यार दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है यार, होता है यार, दर्द होता है, दांत में बहुत दर्द होता है। लेकिन अगर मान लो आपको पहले दांत में दर्द हो रखा हो, या आपका ब्रेकअप हुआ हो पहले, तब वहां पर क्या होगा ना, तब वहां पर आप उससे कोरिलेट कर पाओगे, आप उसकी फीलिंग्स को समझ पाओगे, उसके दर्द को समझ पाओगे कि अच्छा यार अभी इसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा, या बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो उसे हम कहते हैं इम्पैथी। यानी आप सामने वाले की सिचुएशन में खुद को रखकर और उसकी फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को अनुभव कर पाते हैं, उसे हम कहते हैं समान अनुभूति। और इम्पैथी क्या होती है? होती है सहानुभूति। तो समझ में आया? तो तब अगर असमानुभूति प्राप्त करते हैं, तब जो हमारा बिहेवियर है, हमारा व्यवहार उनके प्रति यथोचित होता है, मतलब वो भी, सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ आप तो रियल में उसके साथ हो, उसको सुन रहे हो।
सभी लोग ऐसे ही व्यक्ति के साथ समीप होना चाहते हैं जिन्हें समान अनुभूति प्राप्त हो पा रही है। मतलब आप भी, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप भी ऐसे पर्सन के पास जाना चाहोगे जो आपकी सिचुएशन को एकदम रियलिस्टिक वे में समझ सके। ऐसा नहीं कि हाँ, आपको बस ऊपर सरफेस लेवल पे आपको बोल दे हाँ यार मैं समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ, क्योंकि वो हमें एहसास हो जाता है कि वो ऊपर से बोल रहा है या अंदर भी वो चीज़ को महसूस कर पा रहा है। समान अनुभूति की क्षमता अन्य लोगों के साथ जुड़ पाने, उनकी समस्याओं को समाधान करने में सहायता, मतलब सहायक हो पाने, उनका नेतृत्व कर पाने की योग्यता प्रदान करती है। अब आप मान लो किसी पर्सन के प्रति समान अनुभूति दिखाते हो, आप उसकी सिचुएशन में रहकर या उसकी सिचुएशन को फील करके उसके प्रॉब्लम्स को सुनते हो। लाइक ब्रेकअप हो गया सामने वाले फ्रेंड, आपका फ्रेंड का, और आप उसकी बातों को सुन रहे हो, उसको महसूस कर रहे हो, क्योंकि आपका भी पहले ब्रेकअप हो चुका है। तो वहां पर क्या होगा, जब आप उस लेवल पे उसको समझाओगे चीजों को, तो वो आपसे कनेक्ट होगा और आपके आपस के जो संबंध है वो और ज्यादा मजबूत होंगे। समान अनुभूति में क्या होता है, यहाँ पर एक लीडरशिप की भी क्वालिटी है कि अगर आप सामने वाले की लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हो तो लोग आपको अपना लीडर भी मानते हैं, वो किसी भी सहायता के लिए आपके पास आते हैं। आगे देखते हैं, समान अनुभूति की क्षमता तन्यकता का सामर्थ्य प्रदान करती है। तन्यकता को सामर्थ्य प्रदान करती है। यदि हमारी समान अनुभूति क्षमता पर्याप्त है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे बढ़ा भी सकते हैं, इसे सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आत्म प्रभावशीलता। आत्म प्रभावशीलता या सेल्फ इफिकेसी, ये क्या है? परिस्थिति प्रतिकूल हो या हम अपने जीवन वृत्त का विस्तार करना चाहते हो, हमें अपने सामर्थ हमें क्या है, हमें अपने सामर्थ अर्थात यह कि आगे आने वाली चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित कर पाने में हमारे अंदर सामर्थ्य है, यही चीज प्रभावशीलता कहलाती है या सेल्फ इफिकेसी कहलाती है। जो भी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति को हम संभाल सकते हैं या उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, उस परिस्थिति को सामना करने का सामर्थ्य हमारे अंदर है। इसमें हो सकता है वर्डिंग में आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। परिस्थिति प्रतिकूल हो या हम अपने जीवन वृत्त का विस्तार करना चाहते हो, हमें अपने सामर्थ्य, यहाँ पर हो वर्ड काट देंगे इसको, हमें अपने सामर्थ्य अर्थात यह कि आगे आने वाली चुनौतियों पर नियंत्रण स्थापित कर पाने के हमारे अंदर सामर्थ्य है। मतलब एक बार मैं अपने वर्ड्स में इसको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि परिस्थितियां प्रतिकूल हो या आप अपने जीवन में अपने जीवन को विस्तार करना चाहते हैं और अपने आप को और प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये सामर्थ्य, ये बिलीव कि हाँ मेरे अंदर सामर्थ्य है और मैं आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ, यही सेल्फ इफिकेसी कहलाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तन्यकता के मापन के बारे में। जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आएगी उसमें हम तन्यकता के मापन के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।